हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अक्सर फैमिली मेंबर्स कर रहे होते हैं पैरालिसिस पेशेंट्स के या केयर टेकर्स कर रहे होते हैं, जिसके कारण से पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी जो है स्लो हो जाती है या फिर रुक जाती है। तो जब भी इनिशियली किसी को स्ट्रोक होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों पे। जो काम डेली रूटीन का वो खुद से कर पा रहा होता है वो दूसरे जनों पे वो डिपेंडेंट होता चला जाता है, जिसके रहते हुए पेशेंट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, इरिटेबल हो जाता है, टोटली छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो जब इनिशियल फेज होता है पेशेंट को काफी ज्यादा जरूरत होती है केयर की, तो जो केयर टेकर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उसकी काफी ज्यादा मदद भी करते हैं रिकवरी फेज तक लेकर आने में, ताकि वो थोड़ा थोड़ा रिकवर होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, एक बार पेशेंट में जब रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है वो इतना केपेबल हो गया है कि छोटे छोटे काम अब वो खुद से कर सकता है। आपकी बस असिस्टेंस चाहिए, लेकिन आपकी कंप्लीट हेल्प नहीं चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, हमें आदत हो जाती है उसे कंप्लीटली हेल्प करने की। असिस्टेंस ना देते हुए हम उसके सारे छोटे छोटे काम जो अब खुद वो कर सकता है वो हम ही कर रहे होते हैं। उसके रहते हुए पेशेंट को आदत पड़ जाती है और जो काम वो इजीली कर सकता है वो भी अब नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बोलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो शब्द निकाल भी रहे हैं, वो बोल भी पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि घर वाले अब उनके इशारे समझ जाते हैं कि कब इन्हें पानी चाहिए, कब इन्हें वॉशरूम जाना है, कब इन्हें सोना है, तो वो एक्स्ट्रा जो केयर मिलती है उन्हें, उसके कारण से उनकी रिकवरी स्लो हो जाती है। तो मैं सबसे पहले उन्हें क्या समझाती हूँ कि आप जब भी ये कुछ मांगेंगे, आप ये बोल रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो इनसे एफर्ट लगवाइए। ये ब्रेन के अंदर जो नेटवर्किंग है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, इनकी रिकवरी में मदद करेगा। तो आपको अपने पेशेंट को असिस्ट जरूर करना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि वॉशरूम तक जा रहे हैं तो गिरने के चांसेस तो नहीं है या चोट तो नहीं लगी, आपको वहां पे खड़े रहना है। लेकिन जो काम वो छोटे छोटे खुद कर पा रहे हैं कंप्लीटली अपने गाइडेंस के अंडर या असिस्टेंस के अंडर आप उन्हें करने देंगे, ताकि उनकी जो नेटवर्किंग है ब्रेन की स्ट्रांग होती रहे और वो दोबारा से अच्छे से खुद से अपना काम करने लायक हो जाए। अब नेक्स्ट हम गलती जो करते हैं वो है न्यूट्रिशन को लेकर। अब न्यूट्रिशन को लेकर हम क्या गलती करते हैं, या तो हम पेशेंट को बहुत ज्यादा परहेज करवा रहे होते हैं या कुछ भी खिला रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला था कि पेशेंट की डाइट का आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रिशियस डाइट देनी है। लेकिन घर वाले क्या होता है, ओवर प्रिकॉशन को लेते हुए कई बार या तो बिल्कुल उबला उबला खाना खिला रहे होते हैं, बिना नमक के खिला रहे होते हैं। क्योंकि पेशेंट्स मेरे पास आते हैं क्लिनिक में, मैं उनसे पूछती हूँ आपको भूख लग रही है? हाँ जी मैम भूख तो लग रही है। पेट से भूख महसूस हो रही है? बिल्कुल हो रही है। लेकिन खाना सामने आते ही हमारी भूख खत्म हो जाती है और हम खाना नहीं खा पा रहे होते हैं। उसके रहते हुए क्या होता है, पेशेंट में वीकनेस जनरेट होती है और चलने फिरने की, एक्सरसाइज करने की ताकत नहीं रहती। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डेली बेसिस पे उन्हें खाना मिल रहा है उबला उबला या कम नमक का, बिना नमक का, वो खा नहीं पा रहे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ केयरटेकर्स को कि आप क्या कीजिए, आप कम ऑयल में कुकिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मसाला मना है, आपको बस ध्यान रखना है कि सॉल्ट लिमिटेशन में डालना है। अगर बीपी बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर से कच्चा नमक नहीं डालना है। कम मात्रा में आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, सरसों का तेल का यूज कर सकते हो, कैनोला यूज कर सकते हो, बट आपको डीप फ्राइंग नहीं करनी। आप नॉनस्टिक तवे पे कुकिंग करो या फिर एयर फ्राइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो चीजें पेशेंट को टेस्टी फॉर्म में भी बना के दे सकते हो और वो हेल्दी भी रहेंगी। तो इस तरीके से हमें अपनी कुकिंग बदलनी पड़ती है। हम हाई प्रोटीन डाइट पे फोकस करते हैं, क्योंकि प्रोटीनिशियस डाइट ही आपकी रिकवरी में मदद करेगी। तो आपको दालें भी खानी है, ऐसा नहीं है कि आप दालें नहीं खा सकते, क्योंकि जब तक पेशेंट बेड रिडन है, चल फिर नहीं पा रहा, तब थोड़े डाइजेशन इश्यूज जरूर होते हैं, इसलिए लाइट खाना खाने के लिए बोला जाता है। बट वो इनिशियल डेज की बात है। लेकिन एक बार जब पेशेंट मोबाइल हो गया, चल फिर पा रहा है, मोबिलिटी आ गई है, तो उसको एक प्रॉपर हेल्दी डाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको रिकवरी चाहिए। तो उसमें हम सूप्स दे सकते हैं, या खाने में अच्छे से जो आप दालें बना रहे हो उसमें हींग जीरा का इस्तेमाल करो, ताकि उन्हें गैस्ट्रिक इश्यूज ना बने। और दिन के टाइम में प्रोटीन डाइट दो, मतलब दालें जो भी आप दे रहे हैं दिन के टाइम में दीजिए। चल फिर पा रहे हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है। अब जो पेशेंट्स नॉन डायबिटिक है उन्हें आप राइस भी दे सकते हो कभी कभार चेंज के लिए, बट उसको आप डिस्टार्च करके दोगे। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। जंक फूड बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि कई बार जब केयरटेकर्स क्या होता है, एंड में पेशेंट नहीं सुन रहा या बात नहीं मान रहा, तो कुछ भी जो पेशेंट बोल रहा है पसंद का वो खिला देते हैं। तो उससे क्या होगा, बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा नहीं जाता, विटामिन डी, B12 भरपूर नहीं जाता, जिससे रिकवरी स्लो हो जाती है। तो एक डाइट प्लान अच्छे से आप फॉलो करो, चीजें रोटेशन में बदल बदल के दो। डिफरेंट सीजनल फ्रूट्स का इंटेक हम कर सकते हैं।
और आप साथ में सैलेड्स भी दे सकते हो, सूप्स बना कर दो। विंटर्स के टाइम में आप सूप्स का इंटेक बढ़ा दो। नॉन वेजिटेरियन चिकन सूप ले सकते हैं, वेजिटेरियन वेजिटेबल्स का सूप ले सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना होता है, ज्यादा खट्टी और ठंडी चीजें नहीं देनी है क्योंकि वो रिकवरी को थोड़ा सा हिंडर करती है, ताकि बॉडी में पेन जनरेट ना हो या फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा स्टिफनेस ना क्रिएट हो। अब हमें ध्यान रखना होता है पानी का। अब पानी में अक्सर हम गलती क्या करते हैं, जितने भी केयर टेकर्स हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हैं, कई बार कुछ पेशेंट्स डर के मारे पानी नहीं पी रहे होते क्योंकि उन्हें वॉशरूम जाने में दिक्कत होती है या बेड वेटिंग हो जाती है। तो ऐसे समय में मैं ये बोलती हूँ कि आप रात के समय में पानी 8 o'clock के बाद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दो, लिमिट कर दो, बट थ्रू आउट द डे आपको पानी नहीं रोकना है। क्योंकि कई बार केयर टेकर्स या घर के लोग, क्योंकि टोटली वो सुबह से लेकर शाम तक सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हेल्प कर रहे हैं, तो थक भी जाते हैं। तो डर के मारे कि बार बार ये बेड वेटिंग ना कर दें या फिर बार बार वॉशरूम ले जाना पड़ेगा, पानी ही बंद कर देते हैं पेशेंट का या बहुत कम देते हैं। उससे दिक्कत क्या होती है, पेशेंट को यूटीआई होने के चांसेस होते हैं, उनकी रिकवरी रुक जाती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगती है, स्ट्रेंथ नहीं होता, बीपी फॉल कर जाता है या अचानक से बढ़ भी जाता है कई बार। तो इस कंडीशन में हमें छोटी छोटी स्मॉल सर्विंग्स गुनगुना पानी करके आप दिन भर में दो। बार बार उन्हें वॉशरूम जब वो जाएंगे, इतने मोबाइल हो चुके हैं तो उनकी एक्सरसाइज ही होगी। जब तक वो बेड रिडन है, कैथेटर पे हैं, तब तक तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब वो एक बार ऐसा है कि थोड़ा बहुत चलने लग गए हैं या फिर थोड़ा थोड़ा सेंस अब आ गया है यूरिनेशन का, तो वो कंप्लीटली वॉशरूम जा सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम डायपर का भी यूज कर सकते हैं हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आपको उनका पानी नहीं रोकना है। जितनी ऑप्टिमम हाइड्रेशन बॉडी को चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिप्स ड्राई नहीं हो रहे, स्किन ड्राई नहीं हो रही, इस चीज का ध्यान रखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेशेंट अच्छे से हाइड्रेटेड है या नहीं। इन सारी चीजों का हमें खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सरसाइज। या तो हम पेशेंट को बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करवा रहे होते हैं क्योंकि पेशेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, चिड़चिड़ा हो रहा है, आप पे गुस्सा कर रहा है, या फिर हम उसको बहुत ज्यादा पुश करते हैं। तो मेरे पास दोनों ही कंप्लेंट्स पेशेंट की आती है कि मैम हम एक दिन में इतनी एक्सरसाइज करा दी जाती है कि नेक्स्ट डे हमें बहुत दर्द होता है। या फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं कि मैम हम एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको एक ऑप्टिमम अमाउंट में एक्सरसाइज करानी है, मतलब पेशेंट जहाँ पे खुद से एफर्ट लगा पा रहा है वो खुद का एफर्ट लगाएगा। एक्टिव एक्सरसाइजेस पे फोकस रहेगा जहाँ पे पेशेंट की खुद का दम लग रहा है। जब तक पैसिव एक्सरसाइजेस तब तक के लिए होती है जब तक पेशेंट बेड रिडन है, मतलब आपका एफर्ट ज्यादा लगता है। तो आपको वो धीरे धीरे असेस करना है कि आपका पेशेंट अब कितना केपेबल हो गया है, और उसके रहते हुए उसको खुद से एक्सरसाइजेस पे फोकस करने के लिए कहना है। तो ये सारी चीजें अगर हम अपनाते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट की रिकवरी बूस्ट हो जाती है। प्लस हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को एक नेगेटिव अप्रोच नहीं देना, क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है कि अब तो ये ठीक नहीं हो सकते, हम उनके मुंह पे बोल देते हैं कि अब आप ठीक नहीं होगे कभी। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है पेशेंट के ब्रेन पे। आपको मोटिवेटेड रखना है, उन्हें मोटिवेटेड रहना भी है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ लगे हुए हो। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उनका ध्यान भी रखना है। तो आपके लिए सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी गलतियां बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपका पेशेंट उतना जल्दी ही रिकवर कर पाएगा अगर हम इन सारी चीजों को अवॉइड करते हैं और ध्यान देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी अपने पेशेंट की केयर करने में, और ये गलतियां ना दोहराएं, ताकि आपका पेशेंट जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट भी हो जाए और अपनी इस बीमारी से उसका पीछा छूट जाए। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।